स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में। आज उसकी पूरी केंद्र स्तर पे जो मंत्रिपरिषद का विस्तार है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो देखिए, मंत्रिपरिषद एक बहुत ही बड़ा समूह होता है। इसमें क्रम क्या रहता है? तो एक केंद्र स्तर पे मंत्रियों के प्रकार इस प्रकार हैं: प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर इसी के समकक्ष स्वतंत्र प्रभार, फिर उप मंत्री। ये सीक्वेंस रहता है। ये पूरा सीक्वेंस जब मिलेगा तो एक मंत्री परिषद का निर्माण होगा। मंत्री परिषद में इतने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। सारे मंत्रियों का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से कल पढ़ लिया था। उसके बाद जो विभागें होती हैं, जैसे वित्त विभाग है, जो मुख्य मुख्य विभाग होती हैं, उसको शासन की सुविधा के लिए डिवीजन किया गया है कि रेलवे के लिए अलग विभाग दे दिया गया है, रक्षा के लिए अलग विभाग दे दिया गया है, और विदेश के लिए अलग दे दिया गया है, खाद्य मंत्रालय के लिए अलग दे दिया गया है। इस प्रकार से इसका डिवीजन किया गया है। जैसे वित्त, रक्षा, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। गृह मंत्रालय है, जो सबसे मुख्य मंत्रालय होता है प्रधानमंत्री के बाद, वो गृह मंत्रालय का होता है। तो प्रधानमंत्री के नीचे जो होता है ये कैबिनेट मंत्री, यानी इसको हिंदी में मंत्रिमंडल भी बोलते हैं। यह सारे विभागों में एक एक मंत्री आवंटित किए जाते हैं। एक एक मंत्री को आवंटित किया जाता है सारे विभाग। किसी को 2 मंत्रालय भी आवंटित किया जा सकता है, लेकिन अमूमन एक एक मंत्रालय किया जाता है। ठीक, तो ये हर विभाग के अपने प्रधान होते हैं, लेकिन इसका जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री ही है। लेकिन प्रधानमंत्री अकेले कितना कार्य करेगा? तो वो जगह जगह डिवीजन में सारे मंत्रियों को, विभाग को बांटा हुआ है। तो कैबिनेट मंत्री में जो विभाग के जो प्रधान होते हैं वो मंत्री आते हैं। जैसे रेल मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, ये सब कैबिनेट मंत्री होते हैं। फिर राज्य मंत्री क्या होता है कि वित्त मंत्रालय, चाहे कोई भी मंत्रालय, उसका क्षेत्र काफी बड़ा होता है, अकेले बस की बात नहीं होती है। तो इसको एक मंत्रालय से कोई निकाल के दो को राज्य मंत्री बना दिया गया, उसके अधीनस्थ या उसके सहायता के लिए, कार्य करने के लिए। तो उनको राज्य मंत्री बोला जाता है। कि वो इन कैबिनेट मंत्री, जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, वित्त मंत्रालय है तो वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया 2 लोगों को या 1 लोगों को। वो क्यों बनाया गया है? कि वो जो वित्त मंत्री हैं उनकी सहायता करेंगे या कार्य करेंगे। ठीक, इसी के समकक्ष भी होता है एक स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, जो वो जैसे वित्त मंत्रालय में 6 विभाग आते हैं, तो उनमें से किसी एक विभाग उठा के, जैसे आय विभाग, व्यय विभाग, 2 विभाग हो गया, तो एक विभाग का उठा के स्वतंत्र प्रभार किसी एक मंत्री को बना दिया जाता है कि आप ये वाला विभाग देखिएगा। एक मंत्रालय में भी कई विभाग होते हैं, तो उस विभागों का डिवीजन करके किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को, उसको स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है। यह भी एक सहायता के लिए ही होता है। वो किसका? तो जो कैबिनेट मंत्री है उसकी सहायता के लिए। फिर उप मंत्री भी इसी में आते हैं। उप मंत्री मतलब कि इन सब के सहायता के लिए भी उप मंत्री होते हैं। तो जैसे जैसे सीट खाली रहेगी वैसे वैसे भरा जाता है। मुख्य रूप से
ये होता है, ये होता है। इतना अमूमन हम लोग देखते होंगे। आज प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको रोज अखबारों में पढ़ा करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये कार्य किया, या रेल राज्य मंत्री, इस प्रकार के अमूमन शब्द आप लोग को मिलते होंगे। ठीक, तो इसमें यही एक डिफरेंस होता है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल कहलाते हैं, मतलब कि जो एक शीर्ष मंत्रालय का शीर्ष है वो कैबिनेट मंत्रालय का होता है। कैबिनेट मंत्रालय और प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री भी होता है वो इस स्तर का मंत्री होता है। किस स्तर का? कैबिनेट स्तर का। ठीक, तो और इन सब का मुखिया भी होता है। तो यहां तक हम लोग समझे। ठीक, तो मंत्रिमंडल कभी कभी पूछ देता है कि मंत्रिमंडल बड़ा है कि मंत्रिपरिषद बड़ा है। तो देखिए, किसी भी परिस्थिति में मंत्री परिषद जो होगा वो विस्तृत होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत मंत्रिमंडल भी आता है। इसमें राज्य मंत्री भी आ जाते हैं मंत्रिपरिषद में, स्वतंत्र प्रभार के भी, उप मंत्री भी, सब मिला के एक मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल शब्द का पूरे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था जब संविधान बना था, लेकिन इमरजेंसी का जो आर्टिकल है 352, जो राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल है, उसमें संशोधन करके वहीं पे एक मंत्रिमंडल का शब्द का समावेश किया गया। कि पहले क्या था कि आपातकाल में कि प्रधानमंत्री के सलाह से। ठीक, अब सलाह वो मौखिक भी हो सकता था, लिखित भी हो सकता था। जब पढ़ा जाएगा वो बाकायदे उस पर पढ़ा जाएगा। तो उसी में प्रधानमंत्री की सलाह के जगह पे मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श शब्द जोड़ा गया। तो वहीं पे मंत्रिमंडल शब्द का केवल पूरे संविधान में उल्लेख किया गया है। बाकी संविधान में आप लोग को कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग नहीं मिलेगा। ठीक, तो इतना है ये मंत्री परिषद में। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, पूरी जो मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है ये भी डाउट हो। एक सरकार बनती है, लोकसभा का चुनाव बीतता है, एक सरकार बनती है, तो एक मंत्री परिषद में, एक सरकार में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? देखिए, ये भी मंत्री है, ये भी मंत्री है, ये भी मंत्री, ये भी मंत्री है। लाभ, सुविधा, वेतन भत्ता सभी को देना पड़ता है, इससे सरकार का अत्यधिक खर्चा बढ़ता है। ठीक, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा कह दिया गया कि लोकसभा का सदस्य संख्या क्या 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते। मतलब कि ये सब मिला के कितना होंगे अधिकतम? तो 15%। पहले इसकी सीमा नहीं थी 2003 से पहले, क्योंकि क्या होता था कि विदेश जो विपक्ष वाले पार्टी अभी रहती थी, जो इनको आमंत्रित करके लोग मंत्री का लालच देके अपने पार्टी में मिलाने का जो राजनीतिक लाभ होता था वो ले लिया करते थे सरकार बनने के बाद। लेकिन अब स्थिति पलट गई है। अब जो उसकी सदस्य संख्या है उसको सीमित कर दी गई है। इस वजह से अब वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो एक पहले के राजनीतिक दल किया करते थे। ठीक, धीरे धीरे ठंडी का मौसम आना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी गर्मी है कि अपना स्थान लिए बैठी है। तो इतना हो गया। ठीक, इनकी नियुक्ति वगैरह के बारे में कल प्रधानमंत्री के चैप्टर में भी हम लोग पढ़े ही थे, एक बार आज फिर से देख लेते हैं। नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। किसकी परामर्श से करेगा? तो वो प्रधानमंत्री की परामर्श से करेगा। प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति। ठीक,
यह संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक, यह संसद के बिना, यदि दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं है, अमूमन देखिए जो चुनाव जीत के आते हैं या जो किसी सदन के सदस्य रहते हैं उन्हीं को मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनको मंत्री का पद दिया जाता है, वो किसी सदन का सदस्य नहीं रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मैक्सिमम अधिकतम कितने वर्ष तक, कितने दिन तक उस मंत्री पद पे रह सकते हैं, जब तक कि उन्होंने किसी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का स्थान ग्रहण नहीं किया है, मतलब उसमें सदस्यता नहीं ली है। तो एक मंत्री जो है, मंत्रिपरिषद का कोई भी, जैसे चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हो, वो मैक्सिमम 6 महीने तक बिना सदस्य रहे या बिना चुनाव जीते 6 महीने तक रह सकता है। इसमें एक बड़ा रोचक तथ्य आया था कि आप सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, ध्यान दीजिएगा इस पे, कि एक कोई व्यक्ति है जिसको मंत्री पद का शपथ दिला दिया गया, कोई मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वह क्या करता है कि 5 महीना 20 दिन या 29 दिन मान लीजिए, 6 महीना से पहले लेके 29 दिन रहता है, फिर त्याग पत्र दे देता है और फिर नए रूप से अगले दिन, ये तो 6 महीना रहा नहीं, फिर नए रूप से एक मंत्री का पद का शपथ फिर से ले लेता है। तो क्या वो फिर से 6 महीने के लिए रह सकता है? फिर वो तो ऐसे ही क्रम चलाता रहेगा, 5 साल 10 साल ऐसे चलता रहेगा उसका, भले ही वो सदस्यता न ग्रहण करे। तो इसको ये संविधान में इसका उल्लेख ये नहीं दिया गया था कि इसको डिफाइन, संविधान की व्याख्या करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है, वही उसका व्याख्या करता है। तो संविधान में दे दिया गया था कि एक मंत्री बिना संसद के सदस्य रहे 6 महीने तक रह सकता है। तो हुआ यही कि लोग इसका बात उठाने लगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बिना संसद का सदस्य रहे, वह एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता। यानी दोबारा उसको 6 महीने से अधिक रहने के लिए या तो चुनाव जीतना पड़ेगा, यानी इसका सदस्य होना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी भी दोबारा, अब नई सरकार भी यदि बनती है तो वो मंत्री पद का शपथ नहीं ले सकता। ठीक, अपने पूरे जीवन काल में वो बिना सदन का सदस्य बने 6 महीना तक ही केवल मंत्री रह सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हुआ होगा। फिर आगे है, इसमें जो मंत्रियों का शपथ होता है वो इनकी गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है और इनको शपथ वगैरह दिलाता है कि ये अपनी कार्य की गोपनीयता को बरकरार रखेंगे। जो मंत्री परिषद का सलाह है, आर्टिकल 74 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा जो उसकी सलाह देगा। ठीक, तो जो मंत्रिपरिषद का सलाह है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, लेकिन वो एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है कि आप एक बार इस पे विचार कर लीजिए। लेकिन फिर दोबारा यदि मंत्रिपरिषद सलाह वही देती है कि नहीं आपको यह कार्य करना है, तो राष्ट्रपति को वो कार्य करना पड़ेगा। ठीक, फिर दूसरी चीज इसमें रहती है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति।
हाँ, एक चीज और मैं भूल गया इसमें, मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देती है, यदि कोई सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देती है तो ये इसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती कि उसने क्या सलाह राष्ट्रपति को दिया, ठीक। तो उसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा सलाह को जांच नहीं की जा सकती, ठीक। देखिए मैं पढ़ाता हूं इस हिसाब से कि आप लोग किसी किताब से पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो इसलिए चीजों को पूरी क्रमशः मैं नहीं लिखता हूं, आप लोग किसी किताब से भी रीडिंग करिएगा, बस यहाँ चीजों को समझिए कि कैसे किस प्रकार से सिस्टम चलता है। इतना जितना मैं बताता हूँ उतना सुन के भी आप याद रख सकते हैं, तो उतना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। और बाकी आप देखेंगे जब ये सुनने के बाद जब जाएंगे पढ़ाई के में, तो आप एक अलग ही भाव से संविधान को समझेंगे, ठीक। तो यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह अमूमन प्रश्न पूछा करता है कि मंत्रिपरिषद होता है भाई, केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। मंत्री भी किसी भी सदन के हो सकते हैं, राज्यसभा के या लोकसभा के प्रति, लेकिन यह मंत्रिपरिषद है वो उसका उत्तर सामूहिक उत्तरदायी किस सदन के प्रति होता है, तो ये है लोकसभा के प्रति। क्यों होता है? क्योंकि यही भाई चुनाव जीत के आते हैं जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, और इन्हीं के बहुमत की वजह से सरकार का निर्माण होता है और ये मंत्री पद का शपथ ले पाते हैं। तो जब तक लोकसभा में विश्वास मत है, जब तक कि लोकसभा में बहुमत है, तभी तक यह मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे। जिस दिन लोकसभा में विश्वास मत, मतलब कि जो सदन की आधी संख्या, विश्वास मत से तात्पर्य सदन की आधी संख्या से एक अधिक, तो जिस दिन उससे कम हुआ संख्या, उस दिन चाहे वो राज्यसभा का सदस्य क्यों न हो मंत्री के रूप में, वो उसको भी इस्तीफा और सारे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है, ठीक। नहीं देगा तो उसको राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, ठीक। तो इसलिए वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। इसका कुछ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये होता है कि एक मंत्री जो है, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, भले ही उसका लोकसभा में विश्वास मत उस पार्टी का पूरा बना हुआ है, उस सरकार का विश्वास मत पूरा लोकसभा में बना हुआ है, लेकिन क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर मंत्री को हटाना है तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह से। ये मैं कल प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाया था तो बताया था, आज भी बता रहा हूं कि एक मंत्री को हटा सकता है, उसमें सारी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, ठीक। या उनमें फेरबदल कर सकता है, ये मंत्रालय उठा के किसी दूसरे मंत्रालय, दूसरे विभाग को दे दिया, दूसरे विभाग उठा के किसी दूसरे मंत्री को दे दिया, तो ऐसा कार्य कर सकता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। यही है मंत्रिपरिषद पूरे कैबिनेट स्तर पे। इतना ही हम लोग को समझ लेना है, और बाकी जो चीजें छूटी रहेंगी या जो मैं इससे भी संबंधित कुछ जानकारियां रहती है, मैं उसको जब आगे जहां जरूरत है वहां समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या होता है कि अभी मैं बताया कि लोकसभा में विश्वास मत, तो एक और क्लास बोला जाता है कि जो साधारण विधेयक होता है, यदि वो लोकसभा में पास नहीं हो पाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो क्यों देना पड़ जाता है? तो साधारण विधेयक का भी वही रूल है जो एक बहुमत का रूल है, उसमें भी उपस्थित एवं मत देने वालों की संख्या का 1/2 से अधिक होता है, ठीक।
तो यदि वो पास नहीं हो पाता है तो भी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरह के तरह तरह के क्लॉज मिलते जाएंगे आपको। विश्वास मत में तो सदन की संख्या का होता है, लेकिन साधारण बहुमत में सदन की उपस्थित जो वोटिंग करने उपस्थित है उसमें उसकी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप लोग समझेंगे तो सब एक ही में मर्ज हो जाएगा। जब एक दूसरे से राष्ट्रपति का संसद से संबंध आप लोग पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति से संबंध पढ़ेंगे, या एक दूसरे से महालेखा परीक्षक या किस प्रकार से कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है जांच के लिए, या वो किस प्रकार से लागू होता है, ये सब धीरे धीरे चीजें एकदम आप लोग की क्लियर हो जाएंगी। धन विधेयक क्या होता है, संसद क्या होता है, आगे जैसे जैसे जाएंगे राज्य की विधायिका क्या होती है, राज्य क्या होता है, ये सब एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें पढ़ना क्या रहता है, हम लोग को 3 स्तर पे पढ़ना है। एक केंद्र पे पढ़ना है हम लोग को पूरे संविधान में, एक राज्य पे पढ़ना है, एक पंचायत पे पढ़ना है, ठीक। और फिर एक इसमें एक मोटा मोटी आर्टिकल होता है केंद्र राज्य का संबंध पढ़ना है, या राज्यों का राज्यों से संबंध। केवल इतने में पूरा संविधान खत्म है, लेकिन उसके एक एक पर्टिकुलर चीजों को जानेंगे तभी हम लोग अच्छे से संविधान को समझ सकते हैं। तो कल हम लोग संसद के बारे में पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद और उसकी संरचना को जाना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।